एक्चुअली में तो हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है चिंप ब्रेन, जो कि हमारा एनिमल ब्रेन है, फिर ह्यूमन ब्रेन एज द वर्ड सजेस्ट, और फिर कंप्यूटर ब्रेन, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हमारे पास 3 तरह का जो है ना दिमाग काम कर रहा होता है, कंप्यूटर की तरह काम कर रहा होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मालूमात आ रही होती है तो हम उसको स्टोर करते हैं अपने अंदर, ठीक। एक हैवानी ब्रेन होता है जो कि जैसे चिंपैंजीज या बंदर जैसे काम कर रहे होते हैं उस तरह सोचता है, और एक ह्यूमन ब्रेन होता है जो इंसानों की तरह सोचता है, ठीक। ये तो उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है ना, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, अहम एस्पेक्ट है ज़रूर है, ठीक। लेकिन ये चिंप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी तो एनिमल्स के थ्रू ही आता है ना। एनिमल्स का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उन्होंने रहना होता है प्रेडेटर प्रे एनवायरनमेंट में, हर जगह से ख़तरा होता है। पैराडॉक्स इसलिए इसको कहते हैं कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और ये आपका वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है, इसलिए इसको पैराडॉक्स कहते हैं कि इसके 2 एक्सट्रीम्स हैं, या तो ये आपको बहुत काम आएगा आपके लिए, या ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं पैराडॉक्स का बता रही थी कि पैराडॉक्स इस तरह से है कि ये आपकी एक तो हेल्प भी करेगा काफ़ी जगहों पे सर्वाइवल मोड में जब आप जाएंगे, लेकिन फिर ये कभी कभार इस जगह पे एक्टिवेट हो जाता है जहाँ पे इसको होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी से बात कर रहे हो और कोई हमें कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है, तो उस पॉइंट पे हमारा चिंप एक्टिवेट हो सकता है और हम उस बंदे को बोलना शुरू कर देंगे कि तुम भी तो ऐसे करते हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, ये तुम गलत कह रहे हो। उस पॉइंट पे चिंप एक्टिव हो जाएगा, जबकि होना नहीं चाहिए हमारा। सही, क्रिटिसिज्म दे रहा है ना एक इंसान हमें, तो हमें क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए और फिर उसको यूज़ करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन चिंप जो है फ़ौरन से डिफेंसिव हो जाएगा कि नहीं ऐसे नहीं है, ठीक। तो इसी तरह फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं, ड्राइव कर रहे हैं, किसी ने हमें कट कराई है, उस टाइम पे चिंप एक्टिव हो जाएगा और हम फुल स्पीड पे उसके पीछे भागेंगे, उसको कट कराने की कोशिश करेंगे, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है, उसको रोड पे रोक के उसको बाहर निकाल के उससे बात भी कर लेंगे, तो बातचीत कोई नॉर्मल तरीके से तो नहीं हो सकेगी ना। रोड रेज करें ही क्यों, इसके लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं बेसिकली, हमें पता नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर थ्रू आउट द डे हमारा मूड जो है ना थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि वो जो हमारी फीलिंग्स उस टाइम पे आई होती हैं एकदम से चिंप की वजह से, वो रहती हैं, फिर लिंगर ऑन करती हैं। तो फिर हम कोई दूसरा बंदा हमसे आराम से भी बात कर रहा होगा ना, तो हमारा मूड थोड़ा ख़राब होगा, हम उससे गुस्से से बात करेंगे। ऐसा होता है ना, जब कभी घर वापस आए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हमारा, किसी ने गाड़ी टच कर दी है, तो घर आके भी तो हम फैमिली मेम्बर्स पे ही बोलना शुरू कर देते हैं गुस्से से कि ऐसे ऐसे हुआ था, उसको तमीज़ नहीं है गाड़ी चलाने की। चांसेस आर कि आपकी भी अपनी गलती थी कहीं ना कहीं, लेकिन हमने सारा ब्लेम उस पर डाल दी क्योंकि ईजी है हमारे लिए ब्लेम उस बंदे पे शिफ्ट करना। तो ओवरऑल लास्टिंग इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो रोड रेज फिर हम उसमें जाएंगे क्यों हम अपने आप को एक किसी और के लेवल पे यानी कि लेके जाएं। अगर अगले बंदे का चिंप एक्टिव है और उसने आपको कट कराई है, तो हम क्यों फिर उसके पीछे जाके कट कराएं, जब पता है कि अगर हम रैशनली सोचें तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं, अच्छा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फ़ायदा कोई नहीं है। वो भी आगे से लड़ेगा ही आपके साथ, बेइज्जती आप अगर उसकी करेंगे वो भी आपकी करेगा। ये बेसिकली हमारे ब्रेन को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने इस तरह बनाया हुआ है। फ्रंटल लोब है जो कि हमारी एग्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एग्जेक्टिव स्किल्स, रैशनलाइजेशन, लॉजिकल थिंकिंग, इस सारी चीज़ों के काम करती है कि अगले बंदे से हमने बात किस तरह करनी है, डिसीजंस किस तरह लेने हैं, रिस्क एनालिसिस, सारा कुछ फ्रंटल ब्रेन लोब में आता है। फिर जो है हमारी पैराइटल लोब को उन्होंने कंप्यूटर ब्रेन का नाम दिया है, यानी कि जो हमारी चीज़ें स्टोर होती हैं, हिपोकैम्पस जो है हमारा, जिसमें हमारी मेमोरीज जाके स्टोर होती हैं, उसको उन्होंने पैराइटल लोब में यानी कि सेक्शन ऑफ किया हुआ है। सही। फिर हमारे पास टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं। तो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब जो है हमारा, जो इन्फॉर्मेशन हम जो देखते हैं सुनते हैं वो आती है हमारे अंदर, इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं। सही। फिर वो जाके स्टोर होती है पैराइटल लोब डिफरेंट एरियाज़ में। इन बिटवीन लिम्बिक सिस्टम है हमारा, जो कि हमारा एक्चुअली में चिंप ब्रेन है, और ये सबसे जल्दी डेवलप होता है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि इट्स 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आवर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इसलिए अक्सर जो हमारे रिएक्शंस, इम्पल्सिव रिएक्शंस आते हैं और हम उसके बाद फिर सोचते हैं कि हमने ऐसे क्यों किया, वो इसलिए था कि हम चिंप को कंट्रोल नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। यानी कि कोई अगर आपने रिस्पॉन्स देना है ना, तो सबसे पहले चिंप रिस्पॉन्ड करेगा,
ह्यूमन बाईपास हो जाएगा, या ह्यूमन की बारी ही नहीं आएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले चिंप के पास जाती है। कंट्रोल कर सकते हैं इस पर सीखने के साथ। 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर तो है, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे अपना कंट्रोल हर दफ़ा, तो वो वीकर होता जाएगा, टेम होता जाएगा। पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है इनपुट होता है, जाहिर सी बात है, इनपुट होके फिर वो साथ साथ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी चल रही होती है। तो जब इनपुट होता है तो सबसे पहले प्रोसेस करता है चिंप ब्रेन। चिंप ब्रेन जब प्रोसेस कर लेता है और अगर उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे रिएक्शन देना है तो वो रिएक्शन दे देगा, वरना अगर उसको लगता है कि ये ह्यूमन के करने वाला काम है तो वो आगे पास ऑन कर, क्योंकि आप अपने इमोशन से काम कर रहे होते हैं ना, आप उससे काम नहीं कर रहे होते, लॉजिकल रैशनल थिंकिंग से काम नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये 2 चीज़ें थी कि किस तरह ह्यूमन जो है एक सिचुएशन को परसीव करता है और किस तरह चिंप एक सिचुएशन को परसीव करता है। सही। तो सबसे पहले जो ह्यूमन है वो एक चीज़ को एज अ फैक्ट या ट्रूथ लेगा कि अगर कोई सिचुएशन आई है, किसी बंदे ने हमें क्रिटिसिज्म दी है, तो ये सच है कि किसी वजह से उसने क्रिटिसिज्म दिया है ना, ऐसे तो नहीं कि हवा में कोई क्रिटिसिज्म दे दिया उसने। कोई मेरा ऐसा बिहेवियर, मेरा कोई ऐसा एक्शन होगा जिसकी वजह से उसने ऐसी बात की आगे से, तो फिर हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ सोचते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसने ऐसे बात क्यों की। हम सोचते हैं ज़रा कि अपने आप को ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने अंदर झांक के देखते हैं कि कहाँ पे गलती हो गई थी या कहाँ पे ऐसा कोई बिहेवियर था जिसकी वजह से अगले बंदे का ये बिहेवियर आया। फिर हम एक प्लान और एक्शन करते हैं। अगर हमें लगता है कि सॉरी करने की ज़रूरत है तो हम उसको सॉरी कहते हैं। अगर हमें लगता है कि उससे बात करके उसको बताया जा सकता है कि ऐसे नहीं था, आपने मिसअंडरस्टैंड किया, तो हम उसको ऐसे बताते हैं कि आप मिसअंडरस्टैंड किया मेरी बात को। जो चिंप है वो सबसे पहले ही फीलिंग्स इंप्रेशंस पे जाएगा, यानी कि किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है तो फ़ौरन से पहले डिफेंसिव होंगे और गुस्सा करेंगे कि तुम गलत हो, नहीं ऐसे नहीं है, मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया, मैं तो ऐसे हूँ ही नहीं, तुमने पता नहीं कहाँ से ये आइडिया बना लिया या सोच लिया इस बारे में। से फिर हम जो है इमोशनल थिंकिंग पे चले जाएंगे, इमोशंस को हम कंट्रोल दे देंगे। तो उस टाइम पे जब एंगर होगा हमारे अंदर तो हम एंगर को कंट्रोल दे देंगे, तो एंगर जो है फिर तबाहियाँ मचाएगा। इनसाइड आउट में भी अगर आप देखें तो रायली और फादर की जब फाइट हो रही थी तो दोनों तरफ से एंगर ने कंट्रोल लिया हुआ था ना। रायली का भी एंगर फुल तेज़ था और फादर का भी एंगर फुल तेज़ था, दोनों का चिंप ब्रेन एक्टिव था उस टाइम पे। और फिर आपस में लड़ाई होगी तो फादर ने कहा कि ठीक है ऊपर जाके सो जाओ, एंड देन उनका जो फैमिली आइलैंड था इट स्टार्टेड क्रम्बलिंग बिकॉज वो एज अ कॉन्सिक्वेंस था उसका नेगेटिव। और फिर जो है प्लान एंड एक्शन आता है, इमोशनल थिंकिंग के बाद प्लान एक्शन होता है। प्लानिंग तो इसमें खैर कम ही होती है, एक्शन ही होता है सीधा, कि गुस्सा चढ़ा है तो बस सीधा ठीक है हम एक्ट करें गुस्से पे, अगले बंदे को जो भी हमने बुरा भला कहना है, ब्लेमिंग करनी है। बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गए हैं तो फिज़िकल एग्रेशन पे जा सकते हैं, वर्बल एग्रेशन पे जा सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो चिंप ब्रेन है वो काम करता है। फिर कुछ सोचने की ट्रेट्स थी ऑफ इमोशनल थिंकिंग कि चिंप किस तरीके से सोचता है। जंप्स टू एन ओपिनियन, डायरेक्ट किसी आंसर पे पहुंच जाना, सोचे समझे बगैर या अगले बंदे की पूरी सिचुएशन को समझे बगैर। अगले बंदे की सिचुएशन को इन कॉन्टेक्स्ट नहीं लेते, समझते ही नहीं है कि अगले बंदे किस वजह से ये बात कर रहे हैं या वो किस तरह की सिचुएशन में। फ़ौरन से पहले हम ओपिनियन बना लेते हैं, डिसीजन ही ओपिनियन होता है, यानी कि फ़ौरन से पहले हम किसी से बात करते हैं, कोई नया बंदा हमें मिलता है तो हम उसके बारे में फ़ौरन से पहले ओपिनियन बना लेते हैं ना, विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट पर्सन। उसके अपीयरेंस पे ओपिनियन बना लेते हैं। अगर उसने कोई कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, फॉर एग्जांपल मे बी वो काम से आया है तो इसलिए उसके कपड़े थोड़े से ख़राब हैं, तो हम ओपिनियन बना लेंगे कि उसकी हाइजीन पुअर है या इसको ड्रेसिंग नहीं आती। जजमेंटल हो जाना, फ़ौरन से पहले ओपिनियन बना लेना किसी के बारे में, और वो बाद में ओपिनियन चेंज भी हुआ या वो ही रहा, चेंज होता है ना ओपिनियन। बाद में जब हम उनकी साइड ऑफ स्टोरी सुनते हैं तो ओपिनियन चेंज होता है। कोई लेट हो गया हमसे मिलने में, हैंग आउट में, तो फ़ौरन ओपिनियन बना लिया उसके बारे में कि इसकी टाइम मैनेजमेंट पुअर है। फिर वो जब आता है वो बताता है कि गाड़ी ख़राब हो गई थी, टायर फ्लैट हो गया था, चेंज करना पड़ गया था, तो फिर हम फ़ौरन से पहले अपोलोजेटिक हो जाते हैं, गिल्टी हो जाते हैं कि ओके सॉरी मैं तो समझ रहा था कि टाइम मैनेज, हम उसको तो नहीं कहते लेकिन ख़ुद हम ये कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में लग रहा था उसकी ख़राब है, लेकिन असल में कोई सिचुएशन थी। तो थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट कि ईदर और सिचुएशन, या तो ऐसे होगा या वैसे होगा, इन बिटवीन हम सोचने का चांस ही नहीं देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई चीज़ कह रहा है तो हमारे 2 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, या तो हम बहुत वायलेंट हो जाएंगे या हम बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। दोनों ही रिस्पॉन्सेज ख़राब हैं,
क्योंकि चिंप को सिर्फ आता ही अपने आप को डिफेंड करना है। वो जिस तरीके से भी डिफेंड करे उसने डिफेंड करना है। अगर उसको लगता है साइलेंट होकर डिफेंड कर सकता हूँ तो वो साइलेंट होकर करेगा। अगर उसको लगता है अग्रेसिव होकर कर सकता हूँ तो अग्रेसिव होकर करेगा। ह्यूमन का काम होता है रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, जो बीच में ग्रे एरिया है उसके अंदर सोचना रैशनली, इमोशनली, क्योंकि उसमें कॉस्ट बेनिफिट करना पड़ता है ना हमें। कोई तीसरी ऑप्शन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो कॉस्ट बेनिफिट करना पड़ेगा उसके बारे में कि ये वाकई काम करेगी भी या नहीं काम करेगी। तो इसलिए जो है ह्यूमन का है थिंकिंग पैटर्न कि वो ग्रे एरियाज में सोच सकता है, चिंप नहीं सोच सकता। चिंप को एब्सोल्यूट थिंकिंग ही आती है, यानी कि उसने एब्सोल्यूट तरीके से ही सोचना है, कोई चांस या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं छोड़नी उसने किसी भी चीज़ के लिए। पैरानॉइड होता है किसी के बारे में भी, यानी कि खौफ, डर, शक, कुछ ऐसा होता है भी नहीं, पैरानोया साथ ही पहले आ जाता है। प्लेन में बैठते हैं तो सबसे पहले पैरानॉइड हो रहे होते हैं, प्लेन क्रैश हो जाएगा। चिंप रिस्क कभी कभार लेता भी है, लेकिन उसका एक काम आपको डिफेंड करना भी होता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। जब चिंप बहुत ओवरली एक्टिव हो जाएगा और नेगेटिव तरफ जा रहे हैं ना, तो उसमें रिस्क एनालिसिस उसका नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं, वो बंदा आपसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस टाइम पे आपको लगता है कि मैं इसे लड़ सकता हूँ। एंड रिजल्ट ये होता है चोट आपको लगती है, उस बंदे को शायद इतना नुकसान ना पहुँचे, तो उसमें रिस्क एनालिसिस नहीं है उसका। लेकिन अगर आपके सामने एक लायन आ जाता है तो उस टाइम पे आपका चिंप जो है आपका वो 3F रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। यहाँ तो आप भाग जाएंगे वहाँ से, यहाँ फ्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे आप फाइट करेंगे, लेकिन वो भी फिर सिचुएशन देख के करता है उस टाइम पे। तो मोस्ट प्रॉबेबली उस टाइम पे आप भाग ही जाएंगे उस जगह से, लड़ेंगे तो नहीं ना उसके साथ से। तो पैरानॉइड होता है, प्लेन में बैठे हैं, डर लग रहा है कि अभी प्लेन क्रैश हो जाएगा, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का डर लग रहा है कार क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। सुपरस्टिशंस भी हैं, ये भी इसी में आ जाता है इसी में सुपरस्टिशंस भी। और पैरानॉइड किस तरह होते थे, आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम सोच सकते हैं ना, ये अगला बंदा ही डजंट लाइक मी, ही मुझे जज कर रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, गलत ही सोच रहा होगा, अच्छे ओपिनियंस नहीं बना रहा होगा मेरे बारे में। या आपकी जो लोअर सेल्फ इस्टीम है उससे स्टेम करता है ये चीज़ कि हम किसी से ठीक तरीके से भी बात कर रहे होंगे तो हमें लगेगा शायद अगला बंदा मुझे पसंद नहीं कर रहा, या उसका छोटा सा भी जो बिहेवियर होगा ना, कि अगर उसने एक मैसेज सेंड किया और उसके एंड पे फुल स्टॉप लगा दिए तो हम उसको एग्जैजरेट कर देंगे कि ये गुस्सा है मेरे पे या नाराज़ है मेरे से। इस तरह अक्सर हम कर रहे होते हैं, तो इस तरह भी पैरानॉइड हो रहे होते हैं हम। कैटास्ट्रोफिक होता है, यानी कि एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना। जो लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं या क्लिनलीनेस के तरफ ज़्यादा होते हैं, तो उनका रूम एक स्पेसिफिक तरीके से सेट होता है, कोई एक चीज़ आगे पीछे हो जाए उस पर गुस्सा, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना कि ऐसे क्यों किया उसने, मेरी ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने इस वजह से रखी हुई थी, क्यों छेड़ी है, इवन दो वो अगर 1 या 2 इंच भी साइड पे हुई होगी। कैटास्ट्रोफाइज करना है, सही। छोटी सी बात को बहुत कोई बड़ी बात बना देना जहाँ पे बनता नहीं है उस बात को बना, क्योंकि ह्यूमन को पता है ना, लॉजिक से वो सोचेगा कि 1-2 इंचेस अगर चीज़ इधर होगी है तो कोई मसला तो नहीं है, इग्नोर कर देगा, उस पर इतना रिएक्शन तो नहीं देगा ना। फिर जी इरेशनल होता है। इरेशनल इस सेंस में कि हम रैशनल कोई लॉजिक नहीं वहाँ पे दे रहे होते हैं, हम पहले से पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, कोई सेंस नहीं बनती, लॉजिक नहीं होती उस चीज़ की। ये जो थिंकिंग पैटर्न्स है ये सारे इकट्ठे होते भी नहीं है, इसमें से कोई 1-2 कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू ऐसे होता है। किसी में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हों, अगर किसी में सारे के सारे हैं तो उनको बहुत मसला है, फिर उनको काम करने की ज़रूरत है इस चीज़ पर, सही। तो ये सोचना कि ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज ही मैं इलाज में आया हूँ तो कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, इरेशनैलिटी, सही। या ये सोचना कि पूरा डिजीज़ कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये सोचना कि सिगरेट तो मैं पी ही सकता हूँ, सिगरेट से मुझे कोई इशू नहीं होगा, ये भी इरेशनैलिटी में आ जाता है। इमोटिव जजमेंट, इमोशंस के थ्रू जजमेंट बनाना, प्री जजमेंट्स, प्रेजुडिसेस, जो भी आपकी उस टाइम पे इमोशन है उसकी बेसिस पे जजमेंट बना लेना किसी भी चीज़ के बारे में। बहुत खुश हैं तो अच्छी परसेप्शन रखेंगे, बहुत गुस्सा है तो गंदी परसेप्शन रखेंगे किसी के बारे में।
आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ये हैं जी ट्रेड्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग जो कि ह्यूमन करता है। एविडेंस बेस्ड, पहली बात, क्या मतलब है एविडेंस बेस्ड से? टेंजिबल होना, कोई बैकअप यानी कि उसको सपोर्ट, कोई चीज़ हो कर रही हो उस चीज़ को। नहीं, एविडेंस बेस्ड होगा कि मल्टीपल सोर्सेज से वो चीज़ कंफर्म हो रही है, उसको हम एविडेंस बेस्ड कहेंगे। क्योंकि चिप ब्रेन तो हवा में बातें भी कर रहा होता है ना, अपनी तरफ से भी चीज़ें बना रहा होता है। लॉजिकल ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो एविडेंस सर्च करेगा जगह पे कि इस चीज़ का एविडेंस क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म क्या है जिस वजह से ऐसे हो रहा है। तो एविडेंस सर्च करना ह्यूमन का सबसे पहला काम ही होता है, क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। फिर जब हमारे पास एविडेंस होंगे, मल्टीपल सोर्सेज होंगे, तो हम किसी से आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं तो हम एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, चांसेस आर कि हम आर्ग्यूमेंट जीत जाएंगे उसमें, राइट। बजाय कि हम खुद से अपने ओपिनियंस बना के कोई आर्ग्यूमेंट पेश करें। एक साउंड आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए उसके पीछे एविडेंस होने चाहिए ना, साइंटिफिक एविडेंस हो, कोई और एविडेंस हो, कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि किसी ने हमारी चीज़ उठा ली है, पहले उसका एविडेंस ढूंढे ना। अच्छा, ये उस सेंस में बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल हमें लगे किसी ने हमारी चीज़ उठाई है और हमने फ़ौरन से पहले किसी को ब्लेम कर दिया, हाउस हेल्प पे ब्लेम कर दिया कि उसने उठाया होगा। हो सकता है कि आज आके चीज़ हमें अपने पास से कहीं से मिले, हमारे बेड के नीचे चली गई हो, ड्रेसर के नीचे चली गई हो, ठीक है, उसकी तो फिर एक्सप्लेनेशन और नहीं बनती ना कोई कि किसी ने उठाई ही होगी। जब हमने सारे एविडेंस से सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट कर दिए, फिर हम ओपिनियन बना सकते हैं। लेकिन पहले सर्च तो करना है ना एविडेंस के लिए, कि पहले से ही हमने किसी पे ब्लेम तो नहीं ना डाल देना कि इसने ही उठाया होगा। पहले खुद तो देखे ना कि कहीं गिर तो नहीं गया, गाड़ी में तो नहीं कहीं चीज़ रह गई, कुछ ऐसा हो तो नहीं गया। कंफर्मेशन लेके फिर आगे हम अपना बिहेवियर कोई ला सकते हैं ना। रैशनल यानी कि लॉजिकल बात करेगा, कॉन्टेक्स्ट की बात करेगा, सेंसिबल बात होगी। अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से कोई बात करें तो कोई रैशनल बात जो सेंस बनाती हो रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। डिनाइल तो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन रैशनैलिटी फिर कैसे आएगी? रैशनल बिहेवियर की एग्जांपल्स क्या होंगी? रैशनल बिहेवियर या रैशनल थिंकिंग क्या होगी? ये तो बिहेवियर है ना, थिंकिंग क्या होगी इसके पीछे? रैशनल थिंकिंग ये हो सकती है कि आई एम सिक, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, आई नीड दिस ट्रीटमेंट, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मुझे अच्छी हेल्प मिल रही है, तो अब मैं यहाँ पे इसको कामयाब बनाऊँ। रैशनल थिंकिंग ये हो सकती है ना, बिकॉज इट मेक्स सेंस। यहाँ के मैंने इतने सालों से अगर इतने नशे किए हैं तो ओवरनाइट तो ठीक नहीं होगा सब कुछ। यहाँ ऐसे तो नहीं है कि एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा, कि एक हफ्ते में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा ना, डैमेजेस को रिवर्स करने में टाइम लगेगा। ऐसे तो नहीं है कि हम जो है कहें कि किसी का ट्रस्ट तोड़ दिए और हम उसको सॉरी कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बस अब ठीक हो जाएगा, ये इसका रिलेशनशिप जो है ठीक हो जाएगा मेरे साथ। खाली सॉरी कहने से रिलेशनशिप तो नहीं ठीक होगा ना, एक्शंस चाहिए होंगे ना। अगर हमने किसी को सॉरी कहा है तो उसके बाद हमें एक्शंस भी देने होंगे जिससे अगले को पता लगे कि वो सॉरी। फौरन कर लेना या जिसकी सेंस नहीं बनती, उस कॉन्टेक्स्ट में फिट इन नहीं होती वो बात, लेकिन हम उसको फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक, इस सोच को आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। डिजीज़ कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा फिर से रिवाइज करें, वो हेल्प करेगा आपको डिनाइल ब्रेकिंग में, क्योंकि रैशनलाइजेशन एक डिनाइल भी एज ए डिनाइल पैटर्न भी काम करता है ना। हम अपनी चीज़ को गलत चीज़ों से रैशनलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, हम अपनी चीज़ों को गलत लॉजिक के साथ रैशनलाइज कर रहे होते हैं। यानी कि सिगरेट पीना है तो रैशनलाइजेशन ये दे रहे होंगे कि कोई मसला नहीं है, छोटी सी बात है, इतना कुछ नहीं होगा, दूसरे भी तो पीते हैं।
तो इस केस में आपको डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ने की ज़रूरत है कि क्यों सिगरेट मेरे लिए ठीक नहीं है, या क्यों मैं सिगरेट नहीं पी सकता, कैसे मेरे लिए हार्मफुल है सिगरेट, रिकवरी के लिए कैसे हार्मफुल है, कि इसकी वजह से मेरी रिकवरी स्टार्ट ही नहीं होगी क्योंकि मैं एब्सटिनेंस में तो हूँ ही नहीं, सिगरेट पी रहा, मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है, मूड मेरा ख़राब हो रहा है जिसकी वजह से वापस इंडोर आया हूँ मैं। सही, तो ये कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। फिर है इन कॉन्टेक्स्ट एंड विद पर्सपेक्टिव, यानी कि जो बात हो रही है उस टाइम पे उसके इन कॉन्टेक्स्ट एंड विद पर्सपेक्टिव हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है किसी के साथ तो हम उसकी कोई पुरानी बात उठा के बीच में लाएं, कॉन्वर्सेशन हो रही है तो कोई पुरानी ग्रीवियंसेस उठा के लाएं, क्योंकि ये ट्रेट्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग है ना, थोड़ी सी उनकी जो आगे क्या कहना चाहिए, जिस तरह वो प्रेजेंट हो रहे हैं आगे वो थोड़ा सा फर्क, लेकिन है तो एक ही चीज़ ना, लॉजिकल थिंकिंग के ही कॉम्पोनेंट्स हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग इकट्ठे इन चारों कॉम्पोनेंट्स के साथ ही काम करेगी ना। तो अक्सर ऐसे होते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारे पास और कोई चीज़ नहीं ना होती कहने के लिए, तो हम पुरानी बातें उठा के ले आते हैं जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता उस बात से। किस किस ने ऐसा किया हुआ है, किसी बात को अवॉइड करने के लिए कोई पुरानी बात उठा के बीच में डाल दिया कॉन्वर्सेशन के, जिसका कोई लिंक ही नहीं है उस कॉन्वर्सेशन से उस टाइम पे। कभी नहीं किया ऐसे कि बहस हो रही है, हमारे पास पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं बहस के, अब हमें पता नहीं आगे हमने क्या बात करनी है, तो हम कोई पुरानी बात उठा के लें जो कि रिलेट ही ना करती उस सिचुएशन से। अगर वो रिलेट ना भी करता होता तो उसमें डाल देते थे बात, तो आप उसको कह सकते हैं ना आराम से रिस्पेक्टफुली कि इस बात का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो किसी और सिचुएशन में किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, तो इसमें ये फिट इन नहीं हो रही बात, तो अभी जो मसला है इस पे बात करो ना, पुरानी बातों को हम बाद में देख सकते हैं। लास्ट है शेड्स ऑफ ग्रे एंड बैलेंस्ड जजमेंट। वही जो हमने बात की पहले कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग थी, इसमें जो है हम शेड्स ऑफ ग्रे में सोच रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। किसी से बात कर रहे हैं, वी रीड इन बिटवीन द लाइन्स कि इसके पीछे कोई और इमोशन हो सकता है, कोई और रीज़न हो सकता है, कोई तीसरी एवेन्यू भी हो सकती है जिसमें हम विन विन की तरफ जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम विन लूज़ करें या लूज़ लूज़ ही करें, राइट लेफ्ट नहीं, और भी डायरेक्शंस हैं, यू कैन गो स्ट्रेट, यू कैन गो बैकवर्ड्स, कर्व आ सकता है, अपनी बनानी होती है ना बीच में कोई ऐसी तीसरी चौथी कोई एवेन्यू। जब दोनों नहीं अप्रोचेस काम करें तो फिर कोई तीसरी अप्रोच पे जाना पड़ता है ना हमें, जो कि हेल्प कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच हो सकती है वो। अगर अगला बंदा भी अपनी बात नहीं, यानी कि वो बैक डाउन कर रहा, हम भी बैक डाउन नहीं कर रहे, तो तीसरी अप्रोच पे कॉम्प्रोमाइज़ की होगी कि कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ पे हम रीच करें। सही, कोई एग्जांपल बैलेंस्ड जजमेंट की, कोई एग्जांपल बैलेंस जजमेंट ये होती है कि चिम्प ब्रेन तो सोच रहा था ना ब्लैक एंड वाइट में, ईदर और वाली सिचुएशन। इसमें ये है कि कोई एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है, और अगला बंदा अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा है हमें, वो ओपिनियन जो है हमारे ओपिनियन के साथ कोइंसाइड नहीं करता, यानी कि हम उस पर बिलीव नहीं करते। तो इसमें हम जो चिम्प है वो यही कहेगा ना कि तुम गलत हो मैं ठीक हूँ, ब्लैक और वाइट थिंकिंग। सही, तो जो ह्यूमन है वो कह सकता है ना कि यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, आई एम एंटाइटल्ड टू माइन। हम कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेते हैं इस बात की कि जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं किसी भी हवाले से, या कोई भी चीज़ है, कोई फैमिली मेम्बर कोई चीज़ मनवाना चाह रहा है आपसे, तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ रीच हो सकता है ना। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ तभी रीच होगा जब दोनों तरफ से, यानी कि एक ही तरह की वो पीछे जो रीजनिंग है वो एक ही हो, या एंड रिज़ल्ट हम एक चाहते हो, तभी कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना। जब हम एंड रिज़ल्ट ही कोई और चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ का फ़ायदा नहीं है। सही, तो ये बैलेंस जजमेंट होगी कि हमने इमोशंस के ज़ुमरे में नहीं आना, हमने अपनी रैशनल थिंकिंग, हमने अपनी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसके थ्रू एक कोई ऐसी सिचुएशन, एक कोई ऐसा मिडिल ग्राउंड ढूंढना है जहाँ पे सब खुश हों, या जो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बात स्किल्स जो हैं या जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं उसको यूज़ करेंगे, यानी कि अगर आग लग गई है कहीं पे, तो अगर किसी को बचाना है तो हम उसमें आग में छलांग नहीं लगा देंगे, हम फायर ब्रिगेड को पहले बुलाएंगे। सही, और अगर चांसेस आर कि वो नहीं बच सकता तो हम उस बात को फिर एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो नहीं बच सका। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम उस सिचुएशन से बिल्कुल ही भाग जाएंगे एंड वी लीव एवरीवन टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, या उस सिचुएशन में अपने आप को डाल देंगे जहाँ पे अपनी जान को खतरा हो जाएगा। सही, फ्यूम स्ट्रॉन्ग होंगे, चांसेस आर के बर्न्स हो सकते हैं,
तो ऐसी हेल्प लेंगे ना किसी चीज़ की जो कि एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। तो बैलेंस जजमेंट में ये भी होता है, एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकते हैं किसी भी हवाले से। कोई एक थर्ड पार्टी मीडिएटर ले आए कॉन्वर्सेशन में, खुद से बात नहीं बन रही आपस में तो किसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी को इन्वॉल्व कर लें जो कि अपना न्यूट्रल स्टांस बताए और फिर उस पर आगे कॉम्प्रोमाइज़ कोई बन सकता है।